आज हम सोल्व करने वाले हैं 2004 का जेट का पेपर। तो देखिए एग्रीकल्चर का पार्ट हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेट आईसीआर बीएचयू की और किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है। दोस्तों एग्रीकल्चर शब्द किससे लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द बताना है आपको। तो लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, स्पेनिश। तो दोस्तों एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों एग्रीकल्चर शब्द लैटिन से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन से। आपको ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाए, क्या जिसके पीछे कल्चर आ जाए तो वो तो लैटिन का होगा। मैक्सिमम में दोस्तों ये होता है, जिसके पीछे कल्चर आ गया वो लैटिन का होता है, और जिसके पीछे लॉजी आ गया वो ग्रीक का होगा। जी दोस्तों, जिसके पीछे लॉजी आ गया तो वो ग्रीक भाषा का होगा, और जिसके पीछे कल्चर आ गया वो लैटिन भाषा का होगा। तो एग्रीकल्चर है, एग्रीक प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है, और लैटिन भाषा का शब्द है। किससे मिलकर बना हुआ है? एग्रीक प्लस कल्चर से। और ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुद्ध फसल का सिंचित क्षेत्रफल है। दोस्तों राजस्थान में शुद्ध फसल का सिंचित क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, 20%, 25%, 30%, 35%। राजस्थान में शुद्ध फसल का सिंचित क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 35%। कितना है? 35%। प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है। प्रजनक द्वारा उत्पन्न बीज कौन से हैं? केंद्रक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज। तो प्रजनक द्वारा जो सर्वप्रथम उत्पन्न बीज होते हैं वो होते हैं केंद्रक बीज। कौन से बीज होते हैं? केंद्रक बीज। प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम केंद्रक बीज उत्पन्न होते हैं दोस्तों। कौन से बीज होते हैं? केंद्रक बीज। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रमाणित बीज होते हैं, प्रमाणित बीज है किसानों को बुआई के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। कौन से बीज? प्रमाणित बीज किसानों को बुआई के लिए दिए जाते हैं, और उस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। कैसा? नीले रंग का टैग लगा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि किसानों को बुआई के लिए कौन सा बीज दिया जाता है? तो प्रमाणित बीज दिया जाता है, और उस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? देखिए राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा बतानी है। राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो देखिए ऑप्शन एरिडिसोल्स, एल्फिसोल्स, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो एरिडिसोल्स का मतलब क्या होता है? एरिडिसोल्स का मतलब होता है रेतीली मृदा। कौन सी होती है? रेतीली मृदा। और जो एल्फिसोल है, एल्फिसोल का मतलब क्या होता है? लाल मृदा। ये मृदा के गण है, तो आपको ध्यान रखना है एल्फिसोल का मतलब लाल मृदा हो गया। वर्टिसोल का मतलब काली मृदा का गण। कौन सा? काली मृदा का गण। और एंटीसोल, एंटीसोल का मतलब जलोढ़ मृदा का गण। कौन सा? जलोढ़ मृदा का गण। तो राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? देखिए दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? एरिडिसोल्स। एरिडिसोल्स यानी रेतीली मृदा है, सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। 60% क्षेत्रफल पर दोस्तों राजस्थान में एरिडिसोल्स पाई जाती है, यानी रेतीली मृदा पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? एरिडिसोल्स। एरिडिसोल्स मतलब रेतीली मृदा। और ये पूछ रहा है दोस्तों राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? सबसे प्रमुख मृदा एरिडिसोल्स यानी रेतीली मृदा। क्यों है? क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? एरिडिसोल्स यानी रेतीली मृदा पाई जाती है। हालांकि ये कृषि की दृष्टि से यूजफुल नहीं होती रेतीली मृदा। तो आगे देखिए आप समझ गए होंगे ये सब मृदागण। एंटीसोल्स का मतलब जलोढ़ मृदा, एरिडिसोल्स का मतलब रेतीली मृदा, एल्फिसोल्स का मतलब लाल मृदा, और वर्टिसोल का मतलब काली मृदा होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, अपने राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत बताना है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? जलाशय, नहरें, कुएं, ट्यूबवेल। तो कौन सा है राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत? सबसे प्रमुख स्रोत है दोस्तों राजस्थान में कुएं। कौन से हैं? कुएं। और कुएं से कितनी सिंचाई की जाती है? राजस्थान में कुओं से 37% सिंचाई की जाती है। कितनी? राजस्थान में कुओं से 37% सिंचाई की जाती है। जबकि नहरों से कितनी की जाती है? राजस्थान में नहरों से 26% सिंचाई की जाती है। जबकि ट्यूबवेल से 33%। कितनी? ट्यूबवेल से 33% सिंचाई की जाती है। तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? कुएं है। कुएं से 37% सिंचाई की जाती है, नहरों से 26% राजस्थान में की जाती है। जबकि ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से 33% एरिया पर सिंचाई की जाती है। कितनी? 33% पर। और दोस्तों भारत में पूछ ले कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में क्या है? भारत में नहरें हैं। क्या है दोस्तों? नहरें। नहरों से भारत में 40% सिंचाई की जाती है। कितनी? 40%। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो वहां पे नहरें आएगा। और राजस्थान में पूछ ले तो कुएं आएगा। कुएं से 37% सिंचाई की जाती है राजस्थान में। आगे वाला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है? तारामीरा की किस्म बतानी है। T9, T36, T27 और T151। तो राजस्थान तारामीरा की किस्म कौन सी है इसमें से? तारामीरा की किस्म है T9। कौन सी है? T9। दोस्तों इसमें क्या है, टिक लगे हुए हैं पहले, लेकिन वो सही नहीं है, कहीं इसमें गलत भी है, तो आप उन पे मत जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है? चुकंदर की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? जयपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। तो चुकंदर की खेती है श्री गंगानगर में सर्वाधिक होती है। कहाँ होती है? श्री गंगानगर में। आगे वाला क्वेश्चन है, बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। दोस्तों बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान बताना है।
15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बाजरे के लिए उपयुक्त टेम्परेचर। आगे वाला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान बताना है तो आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? गेहूं, चावल, मक्का का। कौन सी का? गेहूं, चावल, मक्का का। किसका होता है? गेहूं, चावल, मक्का का। गेहूं, चावल और मक्का का दोस्तों सर्वाधिक विश्व में उत्पादन होता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में होता है चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। किसका होता है भारत में? भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का का। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? गेहूं का। और भारत में किसका होता है? चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का का। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है जी दोस्तों। भारत में गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, लाल विगलन रोग जी दोस्तों, रेड रोट रोग होता है, ये किस फसल का मुख्य रोग है? तो चना, गेहूं, चुकंदर, गन्ना। जो रेड रोट रोग होता है दोस्तों, ये किसका रोग है? गन्ने का रोग है। और किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? कोलेट्रोटाइकम फेलकेटम नामक कवक से होता है। किससे होता है? कोलेट्रोटाइकम फेलकेटम नामक कवक से होता है। कौन सी कवक से? कोलेट्रोटाइकम फेलकेटम नामक जो कवक होती है उससे गन्ने में क्या होता है? रेड रोट रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, रेड रोट रोग किससे होता है? गन्ने में, कवक से होता है। और किससे होता है? कोलेट्रोटाइकम फेलकेटम नामक कवक से। आगे वाला क्वेश्चन है, पौधे के लिए निम्न में से गंधक का साधन है। गंधक का साधन बताना है तो देखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिप्सम, गंधक तत्व, सभी। तो ये सभी क्या है? गंधक के साधन है। कौन कौन से? सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिप्सम और गंधक, ये सभी क्या है दोस्तों? पौधे के लिए गंधक के साधन है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, न्यून तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक प्रमुख है? देखिए तंबाकू की फसल होती है, उसमें कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक है अपन यूज लेते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा काम लेते हैं पर तंबाकू में लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। क्या काम लेते हैं? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। उसमें क्या पाया जाता है? 50% तो पोटाश पाया जाता है। 50% क्या पाया जाता है? पोटाश। 50% पोटाश पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट में 50% तो पोटाश, जबकि 18% सल्फर। क्या? 18% सल्फर पाया जाता है। किसमें? पोटेशियम सल्फेट में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से आप समझ लीजिए। पोटेशियम सल्फेट होता है, उसमें 50% तो पोटाश होता है और 18% सल्फर पाया जाता है। तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त अपन उर्वरक काम में लेते हैं? तो पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 अपन यूज लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत के रूप में जाना जाता है? यानी एनर्जी करेंसी तत्व बताना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक। तो कौन सा तत्व है वो? फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस होता है। इसको एनर्जी मुद्रा तत्व के रूप में जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, तिल। तो देखिए जो अलसी है, अलसी को क्या जाना जाता है? रबी की फसल है। अलसी रबी की फसल है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? देखिए कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? तो देखिए ऑप्शन, हाइड्रोजन, जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम। तो कौन सा सूक्ष्म तत्व है दोस्तों? ये होगा जस्ता जी दोस्तों। जस्ता यानी जिंक। जिंक है सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप देखिए ऐसे समझिए, पोषक तत्वों का वर्गीकरण है दो तरीके से अपन करते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं, एक तो यानी दीर्घ पोषक तत्व है और एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। दीर्घ पोषक तत्व एक तो हो गए आपके दीर्घ पोषक तत्व और एक हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनकी मात्रा 50 ppm से कम जी दोस्तों। दीर्घ होते हैं जिनकी मात्रा 50 ppm से अधिक चाहिए। और सूक्ष्म क्या होते हैं? जिनकी मात्रा अपन को 50 ppm से कम आवश्यक हो। जिनकी मात्रा 50 ppm से कम अपन यूज ले तो उसको बोलेंगे सूक्ष्म, और जिनकी मात्रा 50 ppm से अपन अधिक यूज ले तो उसे बोलेंगे दीर्घ पोषक तत्व। अब देखिए दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक होते हैं NPK। कौन कौन से? NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये क्या हो गए? प्राथमिक पोषक तत्व। और द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, CAMG और सल्फर। ये हो गए द्वितीयक पोषक तत्व। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए प्राथमिक पोषक तत्व हो गए NPK। कौन कौन से हो गए? NPK। और द्वितीयक क्या हो गए? CAMG और CAMG। और फिर आगे आता है दोस्तों कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी जिनकी 50 ppm से कम मात्रा चाहिए तो वो हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो हो गया जैसे आपके आयरन। कौन सा हो गया? आयरन हो गया। इसके अलावा जिंक हो गया। आयरन हो गया, जिंक हो गया। इसके अलावा मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज हो गया। आयरन, जिंक, मैग्नीज। इसके अलावा कॉपर हो गया, बोरोन हो गया। बोरोन के अलावा मोलिब्डेनम हो गया और क्लोरीन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? Fe, Zn, Mn, Cu, बोरोन और मोलिब्डेनम, क्लोरीन। जी दोस्तों कौन कौन से हैं? आयरन, जिंक,
मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये 7 तत्व हैं दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनको आप लिख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं एनपीके और द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं CAMGS। और जो अपने आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल अपर्दन का रूप नहीं है। क्या है? जल अपर्दन का रूप नहीं है, यह बताना है। तो उच्छलन, पृष्ठ अपर्दन, रील अपर्दन, गलीय अपर्दन। तो देखिए ये सब तो क्या है, जल अपर्दन के रूप है, यानी जल सरण के रूप है। ये तो कौन कौन से? पृष्ठ अपर्दन, रील अपर्दन और गलीय अपर्दन। और जो ये उच्छलन है, उच्छलन वायुसरण का रूप है। किसका रूप है? उच्छलन वायुसरण का रूप है। देखिए वायुसरण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है निलंबन। कौन सा होता है? निलंबन। निलंबन होता है निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। कौन कौन से होते हैं? निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। निलंबन में क्या होता है? निलंबन में 0.1 mm से कम व्यास के मर्दाकण। कितने mm के? 0.1 mm से कम व्यास के मर्दाकण हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जो उच्छलन होता है, उच्छलन में क्या होता है? 0.1 से और 0.5 mm, कितना? 0.1 से 0.5 mm व्यास के मर्दाकण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किसमें? उच्छलन में। वायुसरण 3 प्रकार का होता है। निलंबन में क्या होता है? 0.1 mm से कम व्यास के मर्दाकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उच्छलन में क्या होता है? 0.1 से 0.5 mm के जो मर्दाकण होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आगे वाला होता है दोस्तों इसमें सतह सर्पण। कौन सा होता है? सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होता है? 0.5 mm से अधिक के जो मर्दाकण है, अधिक व्यास के मर्दाकण है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, वायुसरण 3 प्रकार का होता है, निलंबन, उच्छलन, सतह सर्पण। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। डीएपी में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? डीएपी में आपको नाइट्रोजन बताना है। तो देखिए डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है? डीएपी में नाइट्रोजन होता है 18%। डीएपी में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 18%। और 46% क्या होता है? फास्फोरस। डीएपी में 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है डीएपी में? 46% फास्फोरस, 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 और 3 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग है। दोस्तों 2002 और 3 के अनुसार बताना है कि कृषि का योगदान कितना था। तो देखिए अभी चेंज हो गया, लेकिन 2003 में कितना था? लगभग 25%। अभी कितना है? लगभग 19%। जो जीडीपी में योगदान कितना है दोस्तों? अभी कृषि का योगदान कितना है जीडीपी में? 19%। कितना है? लगभग 19% है, आप ध्यान रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इफ्को। तो इफ्को है, ये क्या है? जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक क्या होते हैं? जिनमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? जटिल उर्वरक बोलते हैं। तो देखिए इफ्को है, ये जटिल उर्वरक है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने में? 10। भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, जबकि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है। शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 500 मिलीमीटर से कम, 750 मिलीमीटर से कम, 1000 मिलीमीटर से कम, 1250 मिलीमीटर से कम। तो शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर से कम होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, गोबर की खाद है। गोबर की खाद अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक, सकेंद्रित कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद। तो गोबर की खाद है, स्थूल कार्बनिक खाद है। क्या है? स्थूल कार्बनिक खाद। और एनपीके का अनुपात कितना होता है? गोबर की खाद में एनपीके का अनुपात होता है 0.50, 0.50, 0.25 और 0.50, यानी 0.50% तो पाया जाता है एनपीके, 0.25 पाया जाता है, देखिए 0.50 नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.25 पाया जाता है फास्फोरस और 0.50 पाया जाता है क्या? पोटेशियम। तो आपको ध्यान रखना एनपीके का अनुपात कितना होता है? 50, 0.50, 0.25, 0.50। ऐसे आप इनको याद रखना। अपना आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में लवणीय सारी भूमि का क्षेत्रफल बताना है। राजस्थान में लवणीय सारी भूमि का क्षेत्रफल 4 लाख हेक्टेयर, यहाँ पे 7 लाख हेक्टेयर है, और यहाँ पे 5.5 लाख हेक्टेयर, और यहाँ पे 8.5 लाख हेक्टेयर। तो देखिए राजस्थान में लवणीय सारी भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए उस टाइम 2004 के अकॉर्डिंग कितना था? 7 लाख हेक्टेयर। और अभी कितना है? राजस्थान में 11 लाख हेक्टेयर भूमि है दोस्तों, लवणीय सारिता से ग्रसित है। कितनी? राजस्थान की 11 लाख हेक्टेयर भूमि है, ये लवणीयता सारिता से ग्रसित है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की 11 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता और सारिता से ग्रसित है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, उकटा रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? उकटा रोग बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा, विषाणु द्वारा, कोई नहीं। तो देखिए उकटा रोग किसके द्वारा फैलता है? आपको बताना। उकटा रोग फैलता है फफूंद द्वारा। कौन सी फफूंद द्वारा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक वक से। किससे होता है उकटा रोग? उकटा रोग चने में होता है, और किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक एक कवक होती है, उससे दोस्तों ये होता है उकटा रोग। आगे वाला क्वेश्चन है, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल
किस तरह का हार्मोन है? इंडोल ब्यूटारिक अम्ल IB है, किस तरह का हार्मोन है? तना बढ़ाने वाला, जड़ें निकालने में, पौधों की वृद्धि रोकने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंडोल ब्यूटारिक IB है, ये जड़ें निकालने में सहायक है। किसमें है? जड़ें निकालने में सहायक है, IB है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा जेली का प्रमुख घटक है? तो सबको पता होगा जेली का प्रमुख घटक क्या होता है? पेक्टिन। आगे वाला क्वेश्चन है, मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन निम्न में से क्या है? मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन दोस्तों आम का गुच्छा मुच्छा रोग। क्या है? आम का एक गुच्छा मुच्छा रोग है। मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? आम का गुच्छा मुच्छा रोग। क्या है? तो ये आम का रोग है। मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन क्या है? आम का रोग है। आपको ध्यान रखना है कि मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन आम का रोग है और ये किससे होता है? फ्यूजेरियम मोनलीफोरम नामक कवक से होता है। किससे होता है? फ्यूजेरियम मोनलीफोरम नामक जो कवक होती है उससे आम का गुच्छा मुच्छा रोग होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन है इसको गुच्छा मुच्छा रोग भी बोलते हैं। आम में होता है, आम का रोग है और ये किससे होता है? फ्यूजेरियम मोनलीफोरम नामक कवक से। आगे वाला क्वेश्चन अपना, जालोर वेदाना निम्न में से किस फलदार पौधे की किस्म है? दोस्तों जालोर बेदाना है किस फलदार पौधे की किस्म है? तो देखिए आम, बेर, अनार, आंवला। जालोर बेदाना यानी दोस्तों जालोर सीडलेस। जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? अनार की। जालोर सीडलेस अनार की किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेर का प्रमुख कीट है? एफिड, थ्रिप्स, फलमक्खी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेर का प्रमुख कीट कौन सा है? बेर का प्रमुख कीट है फलमक्खी। बेर का प्रमुख कीट फलमक्खी है, जो किससे होता है? कार्पोमिया वेसुवियाना से। किससे? इसका जो जूलॉजिकल नाम क्या है दोस्तों फलमक्खी का? कार्पोमिया वेसुवियाना। क्या है? आपको ध्यान रखना है, फलमक्खी का जो जूलॉजिकल नेम है कार्पोमिया वेसुवियाना होता है। क्या होता है? कार्पोमिया वेसुवियाना। आपको ध्यान रखना है, जो बेर की फलमक्खी इसका नाम कार्पोमिया वेसुवियाना। आगे वाला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई किस महीने में करनी चाहिए? यानी बेर में जो पुण्य की क्रिया करते हैं शुष्क क्षेत्रों में वो कब करते हैं? जुलाई में, दिसंबर में, सितंबर में, अप्रैल मई में। तो अप्रैल मई में है बेर में पुण्य की क्रिया करते हैं। पुण्य यानी कटाई छटाई। आगे वाला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है? मुर्रा में, भदावरी भैंस में, हरियाणा गाय में और साहिवाल गाय में। तो किस में होती है? जो भदावरी भैंस होती है उसमें दोस्तों सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। भदावरी भैंस में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान है? कई बार पूछा गया है और सबको पता होगा, मुर्गी के शरीर का तापमान है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस वर्ष स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1971, 1952, 1949, 1965। देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। आगे वाला क्वेश्चन है, केंद्रीय गोजाति प्रजनन कार्य फार्म स्थित है? क्या है? केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो देखिए हिसार, करनाल, गंटूर, सूरतगढ़। तो ये कहाँ स्थित है? ये करनाल हरियाणा में स्थित है। क्या? केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। आगे वाला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का अन्य नाम है? ग्लाइकोजन का क्या नाम है दोस्तों? स्टार्च, एनिमल स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सुक्रोज। तो ग्लाइकोजिन को अपन सुक्रोज ही बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है? देखिए सबको पता होगा, कई बार सभी एग्जामों में लगभग रिपीट होता है, जीवाणु, परजीवी, विषाणु, बैक्टीरियोफोज। तो खुरपका मुंहपका बीमारी विषाणु द्वारा होती है, विषाणु या वायरस द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन है, दूध नमूने में गाय तथा भैंस दूध की पकड़ होती है? देखिए यदि अपन को गाय के दूध में, भैंस का दूध में जो मिलावट हो रखी है, दोनों मिल रखे हैं, तो उसका अपन पता कैसे चलेंगे? किस माध्यम से अपन, कौन से परीक्षण से पता करेंगे कि गाय और भैंस का दूध है एक जगह मिक्स है? तो देखिए आयोडीन परीक्षण, हंसा परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण, वेद अनुपात परीक्षण। तो देखिए यदि अपन को गाय तथा भैंस दूध की पकड़ करनी है तो कौन सा परीक्षण करेंगे? हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण से अपन पता लगा सकते हैं कि भैंस के दूध में गाय का दूध कितना मिला हुआ है या गाय के दूध में भैंस का दूध कितना मिला हुआ है। तो इससे कौन से परीक्षण से? हंसा परीक्षण से। इसके अलावा देखिए जो नाइट्रेट परीक्षण होता है, नाइट्रेट परीक्षण से क्या पता करते हैं अपन कि दूध में जो वर्षा का जल है वो कितना मिला हुआ है या नहीं है। जो वर्षा का जल यदि दूध में मिला दें तो उसका पता अपन किससे करेंगे? नाइट्रेट परीक्षण से। किससे? नाइट्रेट परीक्षण का यूज करते हैं दूध में वर्षा के जल की मिलावट ज्ञात करने के लिए। और जो दूध होता है गाय का दूध में भैंस के दूध की जो मिलावट है उसको अपन किससे ज्ञात करते हैं? हंसा परीक्षण से। आगे वाला क्वेश्चन है, जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान है? जमुनापुरी बकरी होती है, इसका मूल स्थान क्या है? तो देखिए आगरा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, तराई क्षेत्र और रुहेलखंड क्षेत्र। तो इसका क्या है दोस्तों? जो जमुनापुरी बकरी है इसका मूल स्थान क्या है? आगरा क्षेत्र। वैसे इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों? यूपी का इटावा जिला है। मेन बात करें तो यूपी का इटावा जिला है, यूपी का इटावा जिला है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आगरा क्षेत्र। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, आगे वाला क्वेश्चन है, जेम में चीनी की सांद्रता होती है? जेम होता है उसमें चीनी की सांद्रता बतानी है। 10 वृक्ष, 40 वृक्ष, 68 वृक्ष, 90 वृक्ष। तो जेम में चीनी की सांद्रता कितनी होती है? 68 वृक्ष। कितनी होती है? 68 वृक्ष। आगे वाला क्वेश्चन है, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? तो देखिए दलहनी फसलों को, आच्छादित फसलों को, नकदी फसलों को, रेशे वाली फसलों को। तो देखिए फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करना चाहिए जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करे और अपनी भूमि की है उर्वरता शक्ति अच्छी बनी रहे। तो देखिए फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल
करते हैं। तो दोस्तों ये अपने 40 क्वेश्चन हो गए, जेट में 40 क्वेश्चन आते हैं। 2004 का ये पेपर था, आगे अपन 2005 का पेपर सोल्व करेंगे और पुराने पेपर आप देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।